हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द करंट अफेयर सीरीज ऑफ ट्रिपल ए ब्राइट अकेडमी। आज इस सीरीज़ में हम 1 से लेकर 13 अगस्त तक के सारे करंट अफेयर्स देख लेंगे। पहले इंपॉर्टेंट डेज देख लेते हैं। सारे डेज नहीं लिए हमने, सिर्फ वो लिए हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली आज की सारी ही न्यूज़, सारे ही क्वेश्चन ऐसे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबकी सब न्यूज़ नहीं हम कवर करेंगे, सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अभी सभी के एग्जाम्स नज़दीक आ रहे हैं और इतना टाइम किसी के पास नहीं होगा कि सारी ही न्यूज़ हम कवर कर लें। तो इसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली कवर करेंगे। उसमें से अगर आपको कोई पॉइंट्स ऐसे लगेंगे कि इसके अलावा भी मुझे इसके बारे में कुछ जानना है, तो वो आपको सेल्फ प्रिपेयर करना पड़ेगा। इसमें मैंने सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट लिया है, ठीक है। तो 1 अगस्त की इम्पोर्टेंस थी मुस्लिम विमेन राइट्स डे। इस दिन हम सेलिब्रेट करते हैं। ये इंडिया का एक डे है। 2019 में जो लॉ पास हुआ था, मुस्लिम विमेन एक्ट 2019, उसको उसमें जो आपका ये ट्रिपल तलाक होता है ना मुस्लिम्स में, उसको उसकी प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए या उस चीज़ को रोकने के लिए, बंद करने के लिए इस वाले जो एक्ट था उसको इंट्रोड्यूस किया गया था। तो जब इस दिन 1 अगस्त 2019 को ये इंट्रोड्यूस हो गया था लॉ और ये एक्ट पास हो गया था, तो इसके लिए हम मुस्लिम विमेन राइट्स डे मनाते हैं, ट्रिपल तलाक बंद होने की एक वजह से, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है 6 अगस्त को हिरोशिमा डे होता है, ठीक है। अब ये दोनों इवेंट्स आपको पता ही होगा। 1945 में यूएस ने एटॉमिक बॉम्ब्स जो हैं हिरोशिमा पे और नागासाकी पे गिराए थे। जो हिरोशिमा पे एटॉमिक बॉम्ब गिरा था उसका क्या नाम था? लिटिल बॉय, ठीक है। और जो नागासाकी वाला था उसका नाम था फैट मैन। ये दोनों एटॉमिक बॉम्ब्स थे। तो इनमें इन दिनों की मतलब जो जितने भी लोग वहाँ पर जिनकी डेथ हो गई थी इन बॉम्ब्स वगैरह की वजह से, उनको थोड़ी उनकी मेमोरी में इन डेज़ को हम सेलिब्रेट करते हैं। तो ये दोनों आपको पता होना चाहिए। जापान के दोनों सिटीज़ थी जिनको एटॉमिक बॉम्बिंग की वजह से काफ़ी डिस्ट्रक्ट कर दिया गया था, ठीक है। 10 अगस्त को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड बायोफ्यूल डे। वर्ल्ड बायोफ्यूल डे। बायोफ्यूल आपका सारा एनिमल वेस्ट और एल्गी या फिर आपका एग्रीकल्चर वेस्ट वगैरह है, उन सब चीज़ों से जो फ्यूल्स बनाए जाते हैं, चाहे फिर वो डीजल वगैरह है, जैसे बायोडीजल वगैरह होता है, बायोगैस होती है, वो सब चीज़ें बनाई जाती हैं। तो बायोफ्यूल की जो इम्पोर्टेंस होती है हमारे सिस्टम में, सारे इकोसिस्टम में, उसकी इम्पोर्टेंस को थोड़ा और एलाबोरेट करने के लिए इस वाले डे को हम सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे हम ऑब्जर्व करते हैं। अब यूथ डे है तो मतलब कि यूथ की क्या इंपॉर्टेंस है, यूथ की क्या कंट्रीब्यूशन है इकॉनमी में या किसी पूरे सिस्टम में हमारे में, उस एक इम्पॉर्टेंस को दर्शाता है ये वाला दिन। इस बारी की थीम क्या थी इसकी? इंटर जनरेशनल सॉलिडारिटी, क्रिएटिंग अ वर्ल्ड फॉर ऑल एजेस, ये थीम थी इस साल की। अब जल्दी जल्दी क्वेश्चंस देख लेते हैं आज के। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, रिसेंटली द पॉइंट 5140 एट द्रास इन करगिल सेक्टर वाज रीनेम्ड एज विच ऑफ द फॉलोइंग टू कोमैमोरेट विक्ट्री इन ऑपरेशन विजय। अभी जो करगिल वॉर हुई थी उस पे जो ये काफ़ी फेमस वहाँ का पॉइंट है, पॉइंट 5140, द्रास जगह है ये, वहाँ का ये पॉइंट था। इस पॉइंट को जो है रीनेम कर दिया गया है। तो क्या नाम दिया गया उसको? अब गन हिल, ठीक है, गन हिल नाम दिया गया है इस पॉइंट को अब। और ये जो पॉइंट रहेगा, ये जो गन हिल रहेगी, ये जो ऑपरेशन विजय में हमारी सक्सेस हुई थी, जो हम इस वॉर में जीते थे, उस जीत को याद करने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए हम इस वाले पॉइंट का नाम हमने गन हिल भी रखा है। जो आपका करगिल विजय दिवस भी हमने सेलिब्रेट किया था ना अभी, तो बी है इसका आंसर। पॉइंट्स देखेंगे, पॉइंट 5140 एट द्रास इन करगिल सेक्टर was renamed as Gun Hill to commemorate the victory of Indian Armed Forces and pay tribute to the sacrifice of war heroes in Operation Vijay 1999, ठीक है। करगिल विजय दिवस हमने 26 जुलाई को सेलिब्रेट किया था, वो भी हमने डिस्कस किया हुआ था। तो इसमें वही है, उस ऑपरेशन को ही सेलिब्रेट किया गया था करगिल विजय दिवस के दिन भी। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक। मतलब इसमें ना ये देखो, अभी ना हम बहुत सारे पॉइंट्स नहीं उसमें डिस्कस करेंगे, अभी सिर्फ वो मेन पॉइंट्स जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स। अब ऐसी बुक्स वगैरह भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, स्पेशली इनके ऑथर्स या बुक्स की जो पर्पस होता है, जिस वजह से जिस एक टॉपिक पे बुक्स लिखी गई होती हैं, वो इंपॉर्टेंट बना देता है बुक्स को। तो इसमें यहाँ पर इनका जो राइटर हैं इनके इस बुक के, वो इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनाते हैं। मिशेल ओबामा ने ये बुक लिखी है, ठीक है।
द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स। ये एसएससी बैंकिंग और आपके स्टेट एग्जाम्स में भी जो बुक्स एंड ऑथर्स का क्वेश्चन आता है उसमें काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये। तो इसका आंसर है मिशेल ओबामा, ठीक है। द बुक विल बी फॉलो टू द स्टोरीज दैट मिसेस ओबामा शेयर्ड इन हर 2018 बेस्ट सेलिंग मेमोयर बिकमिंग। अब बिकमिंग नाम की एक और बुक भी आई थी इनकी, मिशेल ओबामा की, 2018 में आ चुकी थी वो, उसी की ही कंटिन्यूएंस है इस बुक में, ठीक है। इसके अलावा हमने देखा कि ऑप्शंस में और भी 2 इंपॉर्टेंट ऑथर्स थे, रूथ ओजेकी और गीतांजलि श्री, ये भी हमने डिस्कस किया है ना, तो साथ के साथ रिवीजन भी करते चलेंगे। रूथ ओजेकी, इनको किस बुक के लिए मिला था? द बुक ऑफ फॉर्म एंड एम्प्टीनेस के लिए। क्या मिला था? कौन सा अवार्ड? विमेंस प्राइज़ मिला था, ठीक है, जो विमेंस के लिए ही मिलता है और ऐसी राइटर्स को, ऑथर्स को मिलता है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है जिनकी लिटरेचर की फील्ड में, ठीक है। सेकंड है गीतांजलि श्री, जो इंडिया की मतलब पहली ऐसी लेडी बनी है जिन्होंने बुकर प्राइज़ जीता है हिंदी में बुक लिखने के लिए। हिंदी वैसे तो ये टोम ऑफ सैंड है जो ट्रांसलेट किया गया है वर्जन। ये लिखी क्या थी बुक? रेत समाधि, ठीक है, रेत समाधि बुक का नाम था, जो ओरिजिनली ये हिंदी में लिखी गई थी गीतांजलि श्री के द्वारा, बट बाद में उसको ट्रांसलेट किया गया है टोम ऑफ सैंड में और फिर उसको बुकर प्राइज़ मिला है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है क्वेश्चन आज का थर्ड, विच मिनिस्ट्री इन कोलैबोरेशन विद इंटेल इंडिया हैज़ लॉन्च द रिस्पॉन्सिबल AI फॉर यूथ 2022 प्रोग्राम। फॉलोइंग में से किसी एक मिनिस्ट्री ने इंटेल इंडिया के साथ मिलके रिस्पॉन्सिबल AI फॉर यूथ 2022 वाला प्रोग्राम है लॉन्च किया हुआ है। तो ये कौन सी मिनिस्ट्री ने किया है? मीटी मिनिस्ट्री ने, ठीक है। आपके मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है, अश्विनी वैष्णव इसके मिनिस्टर हैं, उस मिनिस्ट्री ने इंटेल के साथ मिलके ये प्रोग्राम लॉन्च किया है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला एक प्रोग्राम है, ठीक है। यूथ के अमंग जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है उसकी इंपॉर्टेंस या उसको थोड़ा और इन्वॉल्व किया जा सके यूथ को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, वो इसका मेन पर्पस है। तो विद एन एम टू अचीव द ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव ऑफ बिल्डिंग AI रेडीनेस इन द नेक्स्ट जनरेशन। वही जो मैंने आपको बताया कि जो नई जनरेशन आ रही है, जो यूथ आ रहा है, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो इंपॉर्टेंस रहेगी उसको थोड़ा और उभारने के लिए और इन लोगों को और थोड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कह सकते हैं रूबरू करवाने के लिए ये जो प्रोग्राम है इसको लॉन्च किया गया है। वैसे ये फर्स्ट टाइम कब लॉन्च हुआ था? 2020 में, ठीक है, 2020 में ये लॉन्च हुआ था। अब इसको रीलॉन्च किया गया है, या कह सकते हैं 2022 वाला इसका सेकेंड वर्जन है, ठीक है। द प्रोग्राम इज एम्ड एट एनेबलिंग स्कूल स्टूडेंट्स विद AI स्किल्स इन एन इंक्लूसिव मैनर थ्रू एक्सक्लूसिव हैंड्स ऑन लर्निंग एंड मेंटरशिप अपॉर्चुनिटीज़। अब ये क्या करेगा टारगेट, ये जो प्रोग्राम है ये स्कूल के जितने भी बच्चे होते हैं उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से थोड़ा और इंट्रोड्यूस करवाने के लिए, ठीक है, ये जो प्रोग्राम है इसकी एम रहेगी। हैंड्स ऑन लर्निंग होगी या फिर मेंटरशिप की अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह भी प्रोवाइड करवाएगा ये जो प्रोग्राम होगा, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? विच कंट्री इज सेट टू होस्ट द ICC विमेंस वर्ल्ड कप 2025। अब ऐसे कोई भी क्वेश्चन ना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कैसे? जो जितनी भी ऐसी वर्ल्ड कप्स या जितनी भी इंटरनेशनल गेम्स वगैरह वाली चैम्पियनशिप्स वगैरह होती है उसके वेन्यू कहाँ हैं, या उसकी जो भी गेम्स है उसकी थीम्स वगैरह क्या हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का क्या आंसर बनता है कि ICC की वुमेंस वाला जो वर्ल्ड कप है 2025 वाला, कौन सी कंट्री होस्ट कर रही है? हमारी कंट्री इंडिया इसको होस्ट कर रही है, ठीक है, इंडिया होस्ट कर रही है इसको। द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल या ICC अनाउंस्ड इंडिया विल होस्ट द 2025 का ICC विमेंस वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप, ODI वाला वर्ल्ड कप। द 2025 विमेंस ODI वर्ल्ड कप, जिसमें 31 मैचेस रहेंगे, 8 टीम्स इन्वॉल्व होंगी, विल बी होस्टेड बाय इंडिया। और श्रीलंका कौन सा चैम्पियनशिप होल्ड करेगा, कौन सा वर्ल्ड कप होल्ड करेगा? श्रीलंका 2027 का विमेंस T20 चैम्पियंस ट्रॉफी श्रीलंका होस्ट करेगा, ओके। बांग्लादेश जो है वो होस्ट करेगा 2024 का विमेंस T20 वर्ल्ड कप, ठीक है। ये वाला ये रहने देना, 23 मैचेस 10 टीम्स, ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। और जो 2026 की एडिशन रहेगी ICC की T20 वर्ल्ड कप वाली, वो इंग्लैंड होस्ट करेगा, ओके। अभी जो हमारा ये हुए हैं कॉमनवेल्थ गेम्स हुए हैं, ये भी बर्मिंघम इंग्लैंड में ही हुई हैं। तो पाकिस्तान जो है ना, इसमें यहाँ पर हम देख लेते हैं, पाकिस्तान जो है वो 2025 का जो विमेंस वर्ल्ड कप रहेगा, चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 की चैम्पियंस ट्रॉफी
पाकिस्तान होस्ट करेगा आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। आई गेस 1998 में इन्होंने लास्ट होस्ट किया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है कि 2025 का जो चैंपियंस ट्रॉफी होगी वो पाकिस्तान जो है होस्ट करने वाली है। ठीक है। श्रीलंका करेगा 2027 के विमेंस T20 वर्ल्ड कप, ये करेगा 2027 का। अभी आप देखो मतलब आगे के भी सारे अनाउंस कर दिए गए हैं, तो जो अनाउंस हो गए हैं ना वो हो सकता है कि पूछ लिए जाएँ। वैसे तो अभी जो रीसेंट हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, बट स्टिल आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हो सकता है कि एग्जामिनर ये पूछ ले कि अभी 2027 का भी अभी रिसेंटली अनाउंस हुआ है तो वो कहाँ पर होने जा रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि श्रीलंका में 2027 की विमेंस T20 वर्ल्ड कप होने जा रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड इंडस्ट्रीज फर्स्ट मेन फोकस्ड कमेटी कॉल्ड प्रेरणा 2.0 एम्पावर हिम। अब ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा सारे ही एग्जाम्स के लिए। ज़रूरी नहीं कि बैंक का क्वेश्चन है तो बैंक में ही इंपॉर्टेंट है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का ये एक इनिशिएटिव है यूनियन प्रेरणा के नाम से, ठीक है। उसी के ही अंडर अब एम्पावर हिम भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। पहले एम्पावर हर इंट्रोड्यूस किया था, वो भी इन्होंने ही किया था, अब एम्पावर हिम कर दिया गया है, ठीक है। और ये पूरी इंडस्ट्री का पहला ऐसा कुछ प्रोग्राम है या ऐसी कमेटी है जो मेन के ऊपर फोकस्ड है, ठीक है। अभी तक विमेन के लिए तो बहुत ऐसे अलग से स्टेप्स उठाते हैं ना, बट ये पहली ऐसी है जो मेन को भी फोकस कर रही है। तो ये आपको याद रखना है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का ये एक इनिशिएटिव है, ठीक है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हैज़ टेकन द नेक्स्ट स्टेप in promoting employees' career trajectories and improving diversity in banking with Union Prerna 2.0, empowering him, an industry first and men focused committee dedicated to improving workplace environment। अब इसका सार क्या है कि जो वर्कप्लेस आपकी environment रहती है उसमें और थोड़ा improvement लाने के लिए, एक proper balance बनाने के लिए। ये नहीं है कि अगर women के लिए steps introduce किए गए हैं तो फिर women को ही ज़्यादा benefit मिल रहा है। यूनियन बैंक का ये है कि वो चाहते हैं कि प्रॉपर वर्क प्लेस एम्प्लॉयमेंट एनवायरनमेंट बने, दोनों के लिए बैलेंस्ड हो, ठीक है। ये नहीं कि सारी फैसिलिटीज़ अगर लेडीज़ को मिल रही हैं तो मेन आर लाइक अंडर प्रिविलेज्ड, तो वो चाहते हैं कि दोनों को इम्पॉर्टेंस बराबर मिले। इसके लिए उन्होंने एम्पावर हिम भी इंट्रोड्यूस किया है। ये जो प्रोग्राम है लॉन्च किसने किया है एम्पावर हिम वाला, जो आपकी MD CEO हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की, A मनीमेखलाई, इन्होंने इसको लॉन्च किया है। यूनियन प्रेरणा जो है ये UBI की ह्यूमन रिसोर्सेज जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसी का ही एक इनिशिएटिव है, ठीक है। जो ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट है आपका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का, उसी का ही एक ये इनिशिएटिव है यूनियन प्रेरणा, ठीक है, जिसमें प्रोडक्टिविटी थ्रू डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच स्टेट गवर्नमेंट इज सेट टू लॉन्च दी पंचामृत योजना विद द गोल ऑफ डबलिंग फार्मर्स इनकम। अब ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि फॉलोइंग में से किसी एक स्टेट ने ना एक पंचामृत योजना लॉन्च करने जा रही है, जो मतलब जो फार्मर्स हैं उनकी इनकम को डबल करने का एक टारगेट रखा हुआ है इस योजना के अंडर। तो ये यूपी गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। पंचामृत योजना जो है वो यूपी गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की है। The UP government is aimed at doubling farmers' income through the implementation of cost-effective technical measures and the promotion of co-cropping methods with the help of पंचामृत योजना। अब किस तरह से डबल की जाएगी ये आपके फार्मर्स की इनकम? को क्रॉपिंग से। को क्रॉपिंग क्या होता है कि एक टाइम पे आप एक जगह पे एक पीस ऑफ लैंड पे अलग अलग क्रॉप्स भी जो है ग्रो कर सकते हो। तो ऐसी सी कुछ टेक्निक्स होंगी या जहाँ पर आपकी कॉस्ट जो लगेगी उस टाइम प्रोड्यूस में वो थोड़ी कम होगी और आपको जो फ़ायदा है वो थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। इस तरह की कुछ टेक्निक्स जो है यूपी गवर्नमेंट इस एक योजना के अंडर इंट्रोड्यूस करेगी ताकि फार्मर्स की जो इनकम है वो डबल की जा सके, ठीक है। द पंचामृत स्कीम इंटेंड्स टू मिनिमाइज शुगर केन प्रोडक्शन कॉस्ट वाइल इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी एंड लैंड फर्टिलिटी थ्रू वेरियस टेक्निक्स। अब शुगर केन प्रोडक्शन है, जब स्पेशली सिर्फ एक किसी क्रॉप को मेंशन किया जाता है तो आपके लिए जानना ज़रूरी होता है कि शुगर केन है, ये याद रखना आपको ज़रूरी रहेगा एग्जाम में। पंचामृत स्कीम के अंडर जो अगर थोड़ा सा हल्का सा भी मेन इंपॉर्टेंस किसी को मिली है तो वो शुगर केन को मिली है, ठीक है। इन एडिशन टू शुगर केन द पंचामृत स्कीम विल अलाउ फार्मर्स टू ग्रो ऑयल सीड्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स टू ऑगमेंट देयर इनकम। अब शुगर केन के अलावा क्या है, मेन मतलब शुगर केन ही है, उसके अलावा क्या क्या है, जितने भी आपके ऑयल सीड रहेंगे चाहे वो सरसों वगैरह है या तेल वगैरह, तो वो या फिर आपकी दालें वगैरह हो गई या वेजिटेबल्स वगैरह हो गई, इन सब की प्रोडक्शन में भी जो टेक्निक्स होंगी ये वाली को क्रॉपिंग वगैरह वाली ये यूज़ की जाएंगी, ठीक है।
Furthermore, the UP government will ensure that farmers are paid the right price for their produce. अब इसके साथ साथ चलो टेक्निक्स वगैरह तो सब कुछ इंट्रोड्यूस कर दिया आपने, और आप ये भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हो कि जो आपकी प्रोडक्शन है उसमें भी थोड़ी कम आपकी लागत लगे और जो आपके पास पैसे हैं वो वापस थोड़े ज़्यादा आएँ, ठीक है। तो उनको उसके लिए जो प्राइस पे किया जाता है, जैसे अगर गवर्नमेंट खरीद रही है प्रोड्यूस को, तो गवर्नमेंट भी प्रॉपर प्राइस पे करेगी, तो ही फार्मर्स की जो इनकम है वो डबल की जा सकेगी, है ना। तो गवर्नमेंट ये भी कह रही है कि उनको पे भी अच्छा किया जाए अपने प्रोड्यूस के लिए। ये था आपका पंचामृत स्कीम जो यूपी में इंट्रोड्यूस की गई है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मेनी टोटल रामसर साइट्स आर देयर इन इंडिया नाउ। अभी जो रामसर साइट्स वाला टॉपिक है अब थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि इसमें काफ़ी नई नई एडिशंस हो रही हैं। लास्ट हमने डिस्कस किया था कि कुछ 49 साइट्स थी पहले, उसके बाद हुई थी इनमें 5 साइट्स की नई एडिशन, जिसमें से 3 साइट्स जो हैं वो तमिलनाडु में से थी। हमने डिस्कस भी किया था ना लास्ट टाइम, ठीक है। फिर और 10 प्लस हो गई हैं इसमें, अब जो नई एडिशन हुई है वो 10 हो गई है, उसमें 6 फिर से तमिलनाडु से ही हैं। तो अब अगर हमसे ये पूछा जाए, एक ये भी क्वेश्चन बन सकता है इसमें कि तमिलनाडु में ही नई कितनी रामसर साइट्स ऐड हो गई हैं, तो 9 है टोटल, ठीक है। अभी जो रिसेंट एडिशंस हुई हैं उसमें से 9 साइट्स जो हैं इन 2 एडिशंस में से वो तमिलनाडु की ही हैं, ठीक है। तो अब टोटल नंबर कितना हो गया है, 64। अगर आप पूछें कि अब के हिसाब से टोटल रामसर साइट्स कितनी है इंडिया में, तो वो हैं 64, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इंडिया इज डेजिग्नेटेड 10 मोर वेटलैंड्स अंडर द रामसर कन्वेंशन, ठीक है। तो जो पहले नंबर था 54, अब वो 64 हो गया है। 49 से पहले 54 हुआ था, फिर अब 64 हो गया। द 10 न्यू साइट्स इंक्लूड 6 साइट्स इन तमिलनाडु, एज आई सेड 6 साइट्स जो हैं वो तमिलनाडु की हैं, और एक साइट्स और किस किस जगह से हैं, एक गोवा से है, एक कर्नाटका से है, एक मध्य प्रदेश से है और एक उड़ीसा से है। अब इसमें मध्य प्रदेश में पिछली जो 5 साइट्स लॉन्च वो की थी, ऐड की थी, उसमें भी मध्य प्रदेश की एक थी ना, तो मध्य प्रदेश की टोटल 2 हो गई हैं, ठीक है। और उड़ीसा, कर्नाटका और गोवा की भी एक एक है। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है कि सुंदरबंस जो है वो वेस्ट बंगाल का जो सुंदरबंस है वो लार्जेस्ट रामसर साइट है इंडिया की। और इंडिया की क्या मतलब, अगर आप वो वेटलैंड का किया था ना, मैनग्रोव फॉरेस्ट का किया था, मैनग्रोव का भी किया था ना हमने, कि सुंदरबंस जो है वो लार्जेस्ट मैनग्रोव फॉरेस्ट हैं पूरे वर्ल्ड के, ठीक है। और वेटलैंड्स इन यूपी एंड गुजरात सर्व एज मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पेसेस फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स। ये इतना जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ देना, ठीक है। सुंदरबंस इन वेस्ट बंगाल इज़ द लार्जेस्ट रामसर साइट, ये रिपीट हो गया है, इसको भी छोड़ दो, ये दोनों लाइन्स को छोड़ देना। नेक्स्ट है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो चिलिका लेक है वो एशिया की लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून है, और फर्स्ट इंडियन वेटलैंड है जो आपके रामसर कन्वेंशन में अप्रूव हुआ था एज दी फर्स्ट रामसर साइट ऑफ इंडिया, चिलिका लेक, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्लांट इज सेट टू बी बिल्ट इन विच कंट्री। अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ पर होने जा रहा है, सेटअप होने जा रहा है। अभी जो है वो नहीं पूछा है कहाँ होने जा रहा है, ये पूछा है इंडिया में ही होने जा रहा है, ठीक है। इंडिया में ही है अभी भी, और इंडिया में ही होने जा रहा है। अभी हमने जब पहले हमने थोड़े टाइम पहले की न्यूज़ कवर की थी, तमिलनाडु में हमने पढ़ा था कि जो लार्जेस्ट सोलर प्लांट है इंडिया का वो तमिलनाडु में है। अब जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट बनने जा रहा है वो भी इंडिया में ही बनने जा रहा है, ठीक है। अब डिटेल्स देखते हैं इसकी। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट जो है वो ओमकारेश्वर डैम इन नर्मदा रिवर। अब आपके लिए ये भी इम्पॉर्टेंट है कि कहाँ, कौन सा डैम, ओमकारेश्वर डैम, फिर नर्मदा रिवर पे, ये जो डैम है नर्मदा रिवर पे है, वहीं पर ये सोलर जो प्लांट है ये सेटअप होगा। और कहाँ पर, खांडवा डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, खांडवा डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश पे। तो मध्य प्रदेश भी इम्पॉर्टेंट है, खांडवा भी इम्पॉर्टेंट है, नर्मदा रिवर भी इम्पॉर्टेंट है, और ओमकारेश्वर डैम भी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। ये 4 क्वेश्चन बन सकते हैं इस एक लाइन में से, ठीक है। अब इसकी जो कैपेसिटी रहेगी अभी कितनी है, 600 मेगावाट की जो पावर है ये जनरेट करेगा। बाय द एंड ऑफ 2022-23 इसको बनाने का बोला है कि तब तक बन जाएगा। एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी, कितना पैसे इसमें लगने वाला है, 3000 करोड़ रुपए तक इसमें अभी अमाउंट लगने वाला है। इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट जो अभी चल रहा है, मतलब रनिंग है जो लार्जेस्ट, वो हमने डिस्कस किया था रामागुंडम तेलंगाना में, तमिलनाडु नहीं तेलंगाना में
रामागुंडम नाम का जो पावर प्लांट था वो इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट है, ठीक है। इसके बाद ये वर्ल्ड का होने वाला है आपका मध्य प्रदेश में। 9th क्वेश्चन हमारे पास है, हु लेड द इंडियन नेवीज ऑल विमेन क्रू दैट कंप्लीटेड इट्स फर्स्ट इंडिपेंडेंट सर्वेलेंस मिशन ओवर अरेबियन सी। अच्छा, अब एक जो हमारे इंडियन नेवी है उनमें से ऑल विमेन क्रू मतलब कि जिसमें सारी सिर्फ विमेन ही थी, 5 ऑल विमेन क्रू था ये, तो 5 इसमें लेडीज़ ने पार्ट लिया था। ये एक इंडिपेंडेंट सर्वेलेंस मिशन था अरेबियन सी में, ठीक है। ऐसी एक न्यूज़ हमने पहले भी डिस्कस की थी, मतलब सुनी थी, हमने यहाँ नहीं क्लास में डिस्कस की थी, बट अ फ्यू ईयर्स अगो पहले भी हमने ये न्यूज़ पढ़ी थी कि कुछ ऐसा हुआ है, उसको भी एक बार डिस्कस करेंगे। पर अभी क्या हुआ है कि इंडियन नेवी जो है उन्होंने एक ऑल विमेन क्रू भेजा था एक इंडिपेंडेंट सर्वेलेंस मिशन पे। कहाँ पर? अरेबियन सी में ये सर्वेलेंस मिशन था। इस मिशन को हेड किसने किया था, ये लीड किसने किया था? तो इसको लीड किया था आंचल शर्मा ने, ठीक है। आंचल शर्मा ने इसको लीड किया था। इसकी डिटेल्स देखते हैं। 5 ऑफिसर्स का ये क्रू था, ठीक है, इंडियन नेवी का, जिन्होंने एक हिस्ट्री क्रिएट की है बाय कंप्लीटिंग द फर्स्ट ऑल विमेन इंडिपेंडेंट मैरीटाइम रिकॉनेंस एंड सर्वेलेंस मिशन इन द नॉर्थ ऑफ अरेबियन सी। आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, 5 विमेन का ये क्रू था। अरेबियन सी में ये जो सर्वेलेंस मिशन था वो हुआ था, और साथ में जो एयरक्राफ्ट था उसका नाम भी आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट है, डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट इसमें यूज़ हुआ था, ठीक है। आंचल शर्मा जो हैं उन्होंने, उनके साथ और कौन कौन थे यहाँ पे, नाम सिर्फ एक बार पढ़ना, याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए कि आंचल शर्मा ने इसको लीड किया था, बाकी आपको नाम जानने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, बट एक बार हम पढ़ लेते हैं। इसमें शिवांगी, अपूर्वा गीते और पूजा पांडा और पूजा शेखावत, 4 ये हो गई हैं, 5वीं आंचल शर्मा है। ये 5 का क्रू था ये। अब जो मैंने आपको बोला था अभी, हमने कुछ साल पहले वाली जो न्यूज़ थी वो क्या थी कि 2018 में 6 विमेन ऑफिसर्स थी ऐसी जिन्होंने एक नेवल वो किया था, मिशन किया था, ठीक है। तो वो क्या था, इंडियन नेवी की तरफ से थी वो, सक्सेसफुली सर्कम नेविगेटेड द ग्लोब ऑन द इंडियन नेवल सेलिंग वेसल तारिणी, ठीक है। तारी नाम की ये वेसल थी, उस पर द एक्सपेडिशन जो थी उसका क्या नाम था, नाविका सागर परिक्रमा, ठीक है। नाविका सागर परिक्रमा नाम का एक मिशन था जिसमें 6 विमेन ऑफिसर जो थी वो इंक्लूडेड थी। फर्स्ट एवर इंडियन सर्कम नेविगेटिंग प्रोग्राम था ये, जिसमें ऑल विमेन क्रू था, ठीक है। तो 2018 में हुआ था ये। अब जो है वो आपका इंडियन नेवी का है, जो मैरीटाइम रिकॉनेंस के लिए है, सर्वेलेंस मिशन ही है, बट अरेबियन सी में इस बार ये जाने वाले हैं। और जो एयरक्राफ्ट है वो कौन सा है, डॉर्नियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अकॉर्डिंग टू RBI's थर्ड बाय मंथली पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ 2022-23, व्हाट इज़ द न्यू रेपो रेट। अब ये वाला क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नया रेपो रेट, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इस वाले क्वेश्चन के पूछे जाने के। 5.40 हो गया है अब रेपो रेट, ठीक है। पहले 4.90 था, फिर 50 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिया इस बार RBI ने, 50 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिया है, तो 5.40% अब रेपो रेट हो गया है, ठीक है। इसमें हम ज़्यादा नहीं जाएंगे डिटेल्स में, सिर्फ 5.40 अब हो गया है, पहले 4.90 था। पहले क्या था ये भी पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है 4.90 था, ठीक है। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी भी बताई है इन्होंने इस पॉलिसी में, 5.15 है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी बताई है, और बैंक रेट 5.65 है, ये दोनों सेम है। अच्छा, इनमें साथ में इन्होंने ये बताया कि इंडिया का जो GDP था, GDP ग्रोथ था, उसको रिटेन किया है इंडिया ने, मतलब बरकरार रखा है। कितना? 7.2% रखा है। जो मॉनेटरी पॉलिसी ने पहले बताया था 7.2%, उसमें इंडिया रिटेन कर रहा है, अभी सेम रहेगा 7.2% 2023 के लिए भी। और ये जानने की ज़रूरत नहीं है, इसको, इस वाले को रहने देना, ठीक है, इसको रहने देना। रियल GDP ग्रोथ फॉर Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2024 वाला जो है, उस वो क्या प्रोजेक्ट किए इस पॉलिसी के अंडर, इस वाली एक अभी वाली जो बाय मंथली पॉलिसी है उसके अंडर 6.7% अभी इमेजिन किया गया है, या अभी प्रोजेक्ट किया गया है कि 2024 का जो Q1 रहेगा उसमें हमारी इंडिया की क्या ग्रोथ रहेगी, 6.7%, ठीक है। इसके और भी पॉइंट्स थे, एक बार देख लेते हैं। मैंने शायद और रेट्स डिस्कस किए थे ना, वो मैं आपको बता देती हूँ एक बार, क्योंकि अभी कुछ एग्ज़ाम्स हैं जो एकदम अपकमिंग है, तो वहाँ पर रेट्स वगैरह पूछे जा सकते हैं। बैंक रेट हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया ना, ये
रिवर्स रेपो रेट कितना है? रिवर्स रेपो रेट है आपका 3.35%, ठीक है। और CRR 4.5, SLR 18, SLR जो है वो 18% है। तो ये कुछ रेट्स हैं, ये एक बार प्रॉपर्ली अपने हैंड रिटन नोट्स बना लेना रेट्स का, ठीक है। रेपो रेट है 5.4, रिवर्स रेपो रेट है 3.35 और SDF इतना नहीं पूछा जाता, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और बैंक रेट सेम है 5.65, CRR 4.5 है कैश रिजर्व रेशो, और SLR आपका स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो जो है वो 18% है। ये तो अनचेंज्ड ही है वैसे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का है, व्हाट इज इंडियाज पोजीशन इन टोटल मेडल टैली ऑफ 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स। ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का। कॉमनवेल्थ गेम्स जो हुई हैं अभी 2022 की, उसमें इंडिया की जो टोटल मेडल वाली टैली का एक पूरा वो था, टेबल था, उसमें इंडिया की क्या रैंक है ये हमसे पूछा है। तो इंडिया इसमें 4th पोजीशन पे है, ठीक है। पिछले साल के हिसाब से देखा जाए तो अच्छा परफॉर्म किया है, बट नॉट द बेस्ट परफॉर्मेंस। 4th नंबर पे है इंडिया, ठीक है। इसकी डिटेल्स देखते हैं एक बार। इंडिया स्टूड एट 4th पोजीशन विद अ टोटल मेडल टैली ऑफ 61। टोटल कितने मेडल्स हैं इंडिया के पास कॉमनवेल्थ गेम्स में इस बारी की? 61 मेडल्स हैं, ये नंबर आपको याद रखना है, जिसमें से 22 गोल्ड मेडल्स हैं। गोल्ड के हिसाब से काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस था। 22 गोल्ड मेडल हैं इंडिया के, 16 इसमें सिल्वर मेडल रहेंगे और 23 ब्रॉन्ज मेडल्स हैं, ठीक है। इट वॉज इंडियाज़ 18th अपीयरेंस एट द इवेंट, 18th पार्टिसिपेशन थी इंडिया की कॉमनवेल्थ में, ठीक है। द इंडियन कॉन्टिजेंट वॉज लेड बाय 2-time ओलंपिक मेडलिस्ट। अब इसमें देखो ये कि इंडिया का जो कॉन्टिजेंट था उसके फ्लैग बेयरर्स कौन थे, तो वो कौन कौन थे? एक PV सिंधु थी, ठीक है, PV सिंधु, और दूसरे कौन थे? जो इंडिया की मेंस हॉकी टीम के कैप्टन है मनप्रीत सिंह। ये दोनों जो थे ओपनिंग सेरेमनी में फ्लैग बेयरर्स थे इंडिया की तरफ से, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन बनता है, ये भी आपको याद रखना है, PV सिंधु और मनप्रीत सिंह। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है कि बर्मिंघम, जो ये आपका बर्मिंघम में हुआ ना ये कॉमनवेल्थ, तो ये जो है पहला कार्बन न्यूट्रल कॉमनवेल्थ गेम्स रही हैं, ठीक है। पहली कार्बन न्यूट्रल कॉमनवेल्थ गेम्स थी ये कॉमनवेल्थ गेम्स जो हैं 2022 वाली। इनके बारे में थोड़ी सी और डिटेल्स देख लेते हैं। ये हमने देख लिया कि क्या क्या था। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना, मतलब बहुत ज़्यादा डेप्थ में क्वेश्चन आने के चांसेस कम होते हैं। जो मेन रहते हैं वो हम पॉइंट्स देख लेते हैं एक बार। मोटो क्या था इन वाली गेम्स का? गेम्स फॉर एवरीवन, ठीक है। मैस्कॉट जो था वो पेरी नाम का एक बुल था, ठीक है। पेरी नाम का एक बुल जो है मैस्कॉट था इन गेम्स का। और ऑस्ट्रेलिया ने इस मेडल टैली को, इस गेम्स को जीता है। टॉप जो पोजीशन है वो ऑस्ट्रेलिया ने ली है। ऑस्ट्रेलिया के बाद इसमें इंग्लैंड है और 3rd पे कनाडा है, 4th पे इंडिया है, ठीक है। अब पॉइंटर्स देख लेते हैं। पॉइंटर्स हम जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल्स, मैंने वैसे छोटे छोटे पॉइंटर्स रखे हैं, तो जो बताने वाली बात होगी वो मैं ऐसे ही बता दूंगी आपको। 4th इंडिया ओमान का जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है, एक्सरसाइज अल नजा 4। अल नजा 4 कहाँ पर हुई है? ये राजस्थान में, ठीक है। इसमें ये याद रखना है कि इंडिया और ओमान के बीच में हुई है अल नजा, और कहाँ पर हुई है? राजस्थान में। नेक्स्ट पॉइंट है कि अकॉर्डिंग टू द ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स, सावित्री जिंदल जो हैं वो एशिया की रिचेस्ट विमेन बन गई हैं, ठीक है। किसको सरपास किया है इन्होंने, किसको रिप्लेस किया है या किसको पीछे रख के आगे बढ़ी हैं? यांग ह्यूआन को, चाइना की हैं ये यांग, इनको सरपास कर लिया है और सावित्री जिंदल बन गई हैं पूरे एशिया की रिचेस्ट वुमेन, ठीक है। ये जिंदल ग्रुप की ही एक पार्टनर हैं। और इसमें आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो ब्लूमबर्ग वगैरह के ऐसे जो रिपोर्ट्स आती हैं ना, वो परमानेंट नहीं होती हैं। इसमें ये नहीं कि पूरे साल के लिए यही बन गई हैं, अभी फ़िलहाल के लिए जो हैं रिचेस्ट वुमेन सावित्री जिंदल बनी है, ठीक है। मैक्स वर्स्टेपन ने एक और ग्रैंड प्रिक्स जीत ली है जिसका नाम है हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स। ये एक बार कर लेंगे डिस्कस थोड़ा टाइम में। नेक्स्ट है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्म्स टास्क फोर्स टू मॉनिटर मंकी पॉक्स। अब मंकी पॉक्स वायरस जो है उससे डील करने के लिए, उसके केसेस को थोड़ा और स्टडी करने के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने एक टास्क फोर्स जो है इस्टेब्लिश किया है। और उस टास्क फोर्स को हेड कौन करने वाले हैं? डॉक्टर विनोद के पॉल। ये जो हेड है इसमें ज़्यादा चांसेस हेड्स वगैरह के होते हैं, हेड्स वगैरह पूछे जा सकते हैं, तो इसको हेड कर रहे हैं विनोद के पॉल। नेक्स्ट पॉइंट है कि वोडाफोन इंडिया जो है उन्होंने अपने नए MD CEO अपॉइंट कर लिए हैं। कौन है वो? अक्षय मुंद्रा। अक्षय मुंद्रा ने रिप्लेस किसको किया है? रविंदर टक्कर को।
नेक्स्ट पॉइंट है इंग्लैंड विंस फर्स्ट एवर वुमेन्स फुटबॉल चैंपियनशिप इन यूरो 2022 ओवर जर्मनी। इंग्लैंड ने जर्मनी को हरा के यूरो 2022 में अपना पहला जो फुटबॉल चैंपियनशिप है उसका टाइटल जीत लिया है। ठीक है। इंडिया वियतनाम कमेंसेस थर्ड एडिशन ऑफ बायलैटरल आर्मी एक्सरसाइज विनबैक्स 2022 एट चंडी मंदिर इन हरियाणा। इंडिया और वियतनाम के बीच में एक एक्सरसाइज हुई है जिसका नाम है विनबैक्स 2022। ठीक है। ये जो एक्सरसाइज है ये हरियाणा में चंडी मंदिर में ऑर्गेनाइज की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि वेस्ट बंगाल टू गेट 7 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स। अब वेस्ट बंगाल में 7 नई डिस्ट्रिक्ट्स ऐड होने वाली हैं। ठीक है। जिससे टोटल डिस्ट्रिक्ट्स कितनी हो जाएंगी वेस्ट बंगाल की? 30 टोटल डिस्ट्रिक्ट्स हो जाएंगी वेस्ट बंगाल की। अब एक बार सिर्फ नाम याद रखने के लिए आप पढ़ लोगे इसको। सुंदरबन, इच्छेमती, रानाघाट, बिष्णुपुर, जांगीपुर, बहरमपुर और एक और डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम होगा बसिरहाट। ये सब डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं ऐड की गई हैं इसमें। तो इसमें आपको नाम सिर्फ इसलिए याद रखना है कि ऑप्शंस में आ सकते हैं कि कौन सी नहीं है वो डिस्ट्रिक्ट जो नई ऐड हुई है वेस्ट बंगाल में। तो इसके लिए नाम भी एक बार पढ़ लेना। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि असम के जो सीएम हैं हिमंत बिश्वा शर्मा, उन्होंने मिशन भूमिपुत्र एक लॉन्च किया है। इसमें मेन क्या है कि ये मिशन आपको पूछा जा सकता है कि एक मिशन है भूमिपुत्र जो डिजिटल वे में आपके कास्ट सर्टिफिकेट को इशू करने वाला है। ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है कि एक ऐसा प्रोग्राम जिसका नाम मिशन भूमिपुत्र है जिसमें आपको डिजिटली जो आपके कास्ट सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं वो मिल जाएंगे, ये कौन सी स्टेट ने लॉन्च किया है? तो ये असम ने लॉन्च किया। असम के जो सीएम हैं उन्होंने इसको लॉन्च किया है। ठीक है। डिजिटल वे में इसमें आपको कास्ट सर्टिफिकेट मिल जाएंगे, मिशन भूमिपुत्र। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ डेवलप्ड अ नेशनल एक्शन प्लान फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम, जिसका मतलब फुल फॉर्म है ये नमस्ते का। ठीक है। नमस्ते का फुल फॉर्म है ये नेशनल एक्शन प्लान फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। ये जो स्कीम है ये लॉन्च की है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। किस लिए लॉन्च की है? ये सैनिटेशन के लिए। ज़ीरो सैनिटेशन फैसिलिटीज़ इन इंडिया हों, जिसमें ज़ीरो सैनिटेशन फैसिलिटीज़ का मतलब होता है कि सैनिटेशन जो वर्कर्स होते हैं, जो स्कैवेंजर्स होते हैं, मैनुअल स्कैवेंजर्स होते हैं जिनको रिप्लेस करना चाह रहे हैं हम लोग अब, तो उनकी डेथ्स कम से कम हों। ठीक है। जो भी ऐसी सैनिटेशन वगैरह होती है ना, उनको उसमें जब वो सफाई वगैरह कर रहे होते हैं लोग, तो उनकी बहुत सारों की डेथ्स हो जाती हैं। तो उन डेथ्स को अवॉइड करने के लिए इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है, नमस्ते प्रोग्राम को। ठीक है। सैनिटेशन वर्कर्स के लिए या उनको मरने से बचाने के लिए एक तरह से ड्यूरिंग द वर्क ये जो प्रोग्राम है ये लॉन्च हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इंडसइंड बैंक पार्टनर्स रूपी। अब ये रूपे नहीं है, ये रूपी ये अलग है एक प्लेटफॉर्म, उसके साथ पार्टनर किया है इंडसइंड बैंक ने ताकि पेपरलेस लोन्स प्रोवाइड करवाए जा सकें यूज्ड कार्स के लिए। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि ऑगस्ते तानो कॉमे टेक्स ओवर एज वर्ल्ड बैंक्स कंट्री डायरेक्टर फॉर इंडिया। ठीक है। अब वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर फॉर इंडिया बन गए हैं ऑगस्ट तानो कॉमे। ठीक है। किसको सक्सीड किया इन्होंने? जुनैद कमल अहमद को। पहले ये थे, अब ऑगस्ट तानो कॉमे हो गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ISSF वर्ल्ड कप राइफल पिस्टल शॉर्ट गन 2022 की जो चैम्पियनशिप थी या वर्ल्ड कप जो था शूटिंग वाला, ये हुआ था इस बार साउथ कोरिया में, चांगवॉन साउथ कोरिया में हुआ था। इसमें इंडिया ने टॉप किया है। ठीक है। और क्योंकि इंडिया ने टॉप किया इसलिए ये जानना हमारे लिए ज़रूरी है कहाँ हुआ था, कितने मेडल्स आए हैं वगैरह। तो मेडल टैली कितने मेडल्स आए हैं? 15 टोटल मेडल्स हैं इसमें इंडिया के, और इंडिया ने टॉप किया इसमें। सेकंड पे साउथ कोरिया है, जो होस्ट कंट्री थी वो सेकंड पे है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है नॉर्वे के जो कैस्पर रूड हैं, उन्होंने स्विस ओपन टेनिस टूर्नामेंट जो है 2022 का वो जीत लिया है। किसको हरा के? मैथियो बेरेटिनी को हरा के। मैथियो बेरेटिनी जो है वो इटली से बिलोंग करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है कि अ बुक टाइटल डू डिफरेंट द अनटोल्ड धोनी बाय जॉय भट्टाचार्य और अमित सिन्हा, ये लॉन्च हुई है बुक। तो आपको, क्योंकि धोनी के ऊपर बुक है इसलिए आपको याद होना चाहिए कि किसने लिखी है और क्या बुक का नाम है। डू डिफरेंट द अनटोल्ड धोनी बुक का नाम है। लिखी किसने है? जॉय भट्टाचार्य और अमित सिन्हा ने। धोनी की अगर और बुक्स का देखें हम कि और क्या क्या बुक्स उन पर लिखी गई हैं, तो धोनी टच एक बुक है जो लिखी गई है, कैप्टन कूल है, और थिंक एंड विन लाइक धोनी, ये 3 बुक्स हैं जो इससे पहले धोनी पे लिखी गई हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि फ्रेंच गवर्नमेंट ने ऑनर किया है इंडिया के एक पब्लिशर जिनका नाम है कनन सुंदरम। कनन सुंदरम को वो किया है, ऑनर किया है फ्रेंच की गवर्नमेंट ने। जो ऑनर है उसका क्या नाम है? शेवलियर डे ऑर्डर नेशनल डू मेरिट। मतलब कि ये आपका
फ्रेंच एक हाईएस्ट ऑर्डर है, उससे ऑनर किया है कनन सुंदरम को, ठीक है। किस लिए ऑर्डर किया है ऑनर? फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द पब्लिशिंग कोलाबोरेशन बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस। इंडिया और फ्रांस के बीच में जितनी भी पब्लिशिंग के टाइम पे कोलाबोरेशंस वगैरह हुई थी, उसमें इनकी जो कॉन्ट्रीब्यूशंस रही हैं कनन सुंदरम की, उसके लिए इनको ऑनर किया है फ्रेंच की गवर्नमेंट ने या फ्रांस की गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, साउथ कोरिया ने लॉन्च किया है फर्स्ट मून मिशन। अब ये क्योंकि फर्स्ट मून मिशन है इनका, दानूरी इसका नाम है मिशन का, तो आपको याद होना चाहिए कि कौन सी कंट्री ने किया अपना फर्स्ट मून मिशन लॉन्च, साउथ कोरिया ने, ठीक है। और जो रॉकेट है जिससे इस मिशन को लॉन्च किया गया है वो स्पेस एक्स का फैल्कन 9 रॉकेट है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, अरुणाचल प्रदेश कैबिनेट अप्रूव नेमिंग होलोंगी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट एज दोनी पोलो एयरपोर्ट ईटानगर, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये न्यूज़ में है, दोनी पोलो एयरपोर्ट ईटानगर, उसको रीनेम कर दिया जाएगा किससे? आपका होलोंगी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को रीनेम कर दिया गया है दोनी पोलो एयरपोर्ट। दोनी मतलब सन होता है, पोलो मतलब मून होता है, तो उसी के ही इन सन और मून से ही इंस्पायर होके ये जो नया नाम है इसको ऑप्ट किया गया है। होलोंगी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को रीनेम कर दिया जाएगा दोनी पोलो एयरपोर्ट से, ठीक है। ईटानगर में एयरपोर्ट है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, मास्टर कार्ड जो है वो अब पेटीएम को रिप्लेस कर देगा एज द टाइटल स्पॉन्सर ऑफ बीसीसीआई मैचेस। बीसीसीआई के मैचेस में जितना भी टाइटल स्पॉन्सर्स अभी तक रहे हैं वो पेटीएम रहे, मतलब जो टाइटल रहता है वहाँ पर पेटीएम का रहता है, अब वो मास्टर कार्ड का हुआ करेगा, ठीक है। मास्टर कार्ड ने रिप्लेस कर दिया है पेटीएम को, तो अब नया जो टाइटल स्पॉन्सर रहेगा बीसीसीआई का, बीसीसीआई के मैचेस का, वो मास्टर कार्ड होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि चेन्नई बेस्ड 16 ईयर ओल्ड चेस प्रोडिगी हैं एक वी प्रणव। वी प्रणव जो हैं वो इंडिया के 75th ग्रैंड मास्टर बन गए हैं, ठीक है। और तमिलनाडु के 27th, मतलब अभी तक 27 इनको इंक्लूड करके 27 ऐसे ग्रैंड मास्टर्स हैं जो तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, 27th हैं ये। तो वी प्रणव इंडिया के 75th ग्रैंड मास्टर बन गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, नलाथम्बी कला सेल्वी बिकम्स फर्स्ट विमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ CSIR सक्सीडिंग शेखर मंडे। जो आपका साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट है ना, उसकी डायरेक्टर जनरल पहली ऐसी विमेन डायरेक्टर जनरल हैं जो कौन बन गई हैं? नलाथम्बी कला सेल्वी, ठीक है। इन्होंने शेखर मंडे को रिप्लेस किया है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है, अर्कादी वॉर्कोविक री इलेक्टेड एज फिडे प्रेसिडेंट। जो आपका ये आपका इंटरनेशनल फुटबॉल का शायद वो है, हाँ फुटबॉल का नहीं, ये चेस का है। चेस का जो आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है फिडे, उसके प्रेसिडेंट बना दिया गया है किसको? अर्कादी वॉर्कोविक को, मतलब इनको री इलेक्ट कर दिया गया, पहले भी ये थे, अब दोबारा इनको री इलेक्ट कर दिया गया है। और विश्वनाथन आनंद जो इंडिया से बिलोंग करते हैं, इंडिया के 5 टाइम शायद ये ग्रैंड मास्टर रह चुके हैं, तो इनको इलेक्ट कर दिया गया है डेप्यूटी प्रेसिडेंट के पद के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कि जगदीप धनखड़ जो हैं वो 14th वाइस प्रेसिडेंट बन गए हैं इंडिया के, ठीक है। पहले ये वेस्ट बंगाल के गवर्नर रहे थे, अब वेस्ट बंगाल के गवर्नर का एडिशनल चार्ज जो है वो किसको मिला है? लागानेसन को, ठीक है। तो ये बन गए हैं 14th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये वैसे आपने पढ़ लिया होगा, बट जस्ट टू रिवाइज मैंने यहाँ पर ले लिया इसको। नेक्स्ट पॉइंट है कि इंडियन आर्मी कंडक्ट्स एक्सरसाइज स्काईलाइट टू टेस्ट रेजिलियंस ऑफ सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम्स। इसमें आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि सैटेलाइट्स की क्या एफिशिएंसी है, अभी वो कितने प्रॉपर्ली वर्क कर रही हैं, उसको चेक करने के लिए इंडिया की जो आर्मी है उन्होंने एक एक्सरसाइज चलाई थी जिसका नाम क्या था? स्काईलाइट। ये नाम आपको याद रखना है इसमें मेन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि मनीषा कल्याण और सुनील छेत्री जो हैं वो AIFF के, जो आपके इंटरनेशनल फुटबॉल फेडरेशन है, उनके द्वारा फुटबॉलर्स ऑफ द ईयर घोषित कर दिए गए हैं, ठीक है। जो मेंस की कैटेगरी है उसमें फुटबॉलर ऑफ द ईयर सुनील छेत्री को बनाया गया है, और विमेन की कैटेगरी में मनीषा कल्याण को। ये आपकी आज की न्यूज़ थी। अब अगर इसमें कोई भी कन्फ्यूजन लग रही है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलूंगी, तब तक के लिए बाय।